जब शंकर की वाइफ वापस आई, वो जो आदमी था वो पहले नहीं आया जिसके साथ वो भागी थी। शंकर वहां उसको मिलने गया, पहले उसने प्यार से बातें की, फिर उसने उस औरत पे हाथ उठाया, उसके बाद उसने उस औरत की जान ले ली। जो बॉडी थी उसने उसी प्लॉट में गाड़ दी। कुछ दिन बाद वो आदमी आता है जिसके साथ वो बीवी भागी थी, तो शंकर ने उसके साथ कुछ और किया। उसको बोला कि साथ में बैठ के अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं क्या हुआ। शंकर ने उसके दोस्त की भी जान ली, पर इस बार उसने उसके आग लगा दी वो दोस्त को, और उसके जो राख थे वो लेके बे ऑफ बंगाल में डाल दी। प्रॉब्लम यहाँ से ये था, ये आदमी बड़ा क्लियरली 2 खून कर चुका है, इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। सब जानते हैं शंकर के एक्शंस क्या है। लगातार कई लोगों के साथ शंकर ऐसा कर चुका था, कॉन्सिक्वेंसेस इसको कुछ भी नहीं। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में पोर्टलैंड नाम के एक एयरपोर्ट पे एक बूढ़ा सा 45 साल का छोटा सा, कद में छोटा, कमजोर सा आदमी आता है, एक टिकट लेता है और वहां से फ्लाइट पे जाके बैठ जाता है। वो एक टिश्यू पेपर पे कुछ लिखता है और उस एयर होस्टेस को पकड़ा देता है। वो नोट को खोलती है, नोट पे लिखा होता है आई हैव अ बॉम्ब। कैप्टन नीचे इन्फॉर्म करता है यूएस अथॉरिटीज को। इसको पूछा जाता है कि क्या चाहिए तुझे। ये बोलता है मुझे $2 लाख चाहिए। वहां इतनी तेज बारिश थी कि प्लेन हिल रहा था, और वो आदमी इतनी तेज बारिश और तूफान में पैराशूट लेके कूदा। लॉजिक आपको यही बोलता है कि ये तो मर गया, पर इसकी बॉडी भी कहीं नहीं मिली। ये कितनी इंसल्टिंग बात है कि 1970 में आप $2 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1,90,00,000 रुपए लेके भाग गए हो। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए अलग अलग नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लाते रहते हैं, लेकिन ट्रू क्राइम स्टोरीज एक ऐसा जॉनर था, एक ऐसा टॉपिक था जो हमने बहुत टाइम से टच नहीं किया था। हमारी नज़र में एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएटर है शिवांश भाई। हमने कहा यार ये जो नरेट करते हैं ना क्राइम स्टोरीज, बहुत ही ब्यूटीफुली नरेट करते हैं, तो हमने कहा इनको अपने शो पे बुलाते हैं और इनसे ज़रा सुनते हैं 2-4 क्राइम स्टोरीज, क्योंकि हमें खुद पर्सनली बहुत पसंद है ऐसी कहानियाँ सुनना। तो हमने कहा अपनी ऑडियंस को क्यों ना डिलीवर किया जाए ऐसा कंटेंट। तो भाई स्वागत करते हैं, भाई का स्वागत है जी आपका हमारे शो पे। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। क्या मौज बहार है जी, बहुत खुश लग रहे हो। मैं तो बस ऐसे आप लोग को मिलने आ गया हूँ तो बड़ा खुश हूँ। मिलने आ गए और तगड़ी कहानियां बताने आ गए हो जो कि असली है, बढ़िया। हाँ, तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ ब्रो, क्या स्टोरीज लाए हो आप, और आज क्या है हमारी ऑडियंस के लिए नया, थोड़ा बताओ। सबसे पहली कहानी जो मेरे पास है वो तो है इंडिया की एप्स्टीन फाइल्स की। इंडिया की एप्स्टीन फाइल्स? अरे बाप रे, तो आप हमें जेल मत भिजवा देना भाई। ये यहाँ पे खोलने के लिए पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसका भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, किसी के नाम नहीं बताऊंगा। विक्टिम्स की फैमिलीज़ को और तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक ही गोल होता है, जितने भी हम ट्रू क्राइम स्टोरीज़ और केसेस कवर करते हैं, पॉइंट यही होता है विक्टिम्स की फैमिली को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, पर उसके साथ साथ हम इतना इन्फॉर्मेशन बाहर लोगों को दें कि उनमें अवेयरनेस आए, उनको पता चले दिक्कत कहाँ से आ सकती है। और वैसा ही एक केस में मुझे आज आपको बताना है सबसे पहले। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो बेसिकली शंकर, गौरी शंकर नाम का एक आदमी 1970s 80s में जाता है चेन्नई में, तमिलनाडु में। उसका गोल था कि उसको एक्टर बनना था। अब मोस्टली जैसे आप देखोगे यहाँ पे लोग मुंबई जाते हैं, हमारे तरफ दिल्ली से लोग आएंगे मुंबई जाएंगे। साउथ में ऐसे होता है, लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे फिल्म सिटी है। करेक्ट। और शंकर का यही मन था कि वो जाए, उसको मौका मिले, अगर वो मेन लीड ना भी बने तो उसको बैकग्राउंड में काम मिल जाए, कहीं काम मिले कि वो सिटी में सर्वाइव कर पाए। उसको फिल्मों के अराउंड रहना था। जब उसने ये कहानी शुरू की अपनी, वो चले गया उस शहर में, और वहाँ जाने के बाद उसको कोई रोल नहीं मिले, कोई सेट पे जाने के मौके नहीं मिले। उसको उस शहर में मिली एक ऑटो, तो उसका नाम पड़ गया ऑटो शंकर। शंकर के साथ बहुत सिंपल चीज़ हुई थी। सपने लेके एक छोटे घर का लड़का बड़े घर में आया, मौका नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ऑटो चलाने लगा। तो उसने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैं पैसे तो कमाऊं, है ना, कम से कम पैसे मेरे पास हों कि मैं मेरे सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ। पैसा कमाने के वो रेस में पड़ गया, कैसे कमाऊँ कैसे कमाऊँ कैसे कमाऊँ। और उसको पता चला कि आप इलीगल बिजनेसेस कर सकते हो, चीज़ों की स्मगलिंग कर सकते हो और आप उससे पैसे कमा सकते हो। जब उसने ये काम करना चालू किया तो इनिशियली उसने शराब की स्मगलिंग चालू की, पुलिस ऑफिसर्स को देने लगा, वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ को देने लगा, पॉलिटिकल फिगर्स को देने लगा। और उसने फिर नोटिस किया कि इससे भी ज़्यादा बेटर इलीगल बिजनेस होता है, वो होता है प्रोस्टिट्यूशन का। अब प्रोस्टिट्यूशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि अल्कोहल कोई भिजवा के कलेक्ट कर सकता है। प्रोस्टिट्यूशन के काम में जो पावरफुल लोग होते हैं वो आपके पास आते हैं, और वो आपके पास आएंगे, आपके उनसे रिलेशंस बेटर होते हैं,
और जितने बेहतर आपके रिलेशनशिप है उतना ज़्यादा आपके पास पावर है। अब शंकर का गोल सिंपल हो गया था, मुझे पैसा और पावर चाहिए। उसने एक बहुत सिंपल सी चीज़ की, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा पर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। एक एरिया में उसने अपना एम्पायर बिल्ड करना चालू कर दिया। उसी एरिया में उसका एक कोठा सा था, वहाँ पे कई शहर के बड़े बड़े लोग, महंगी महंगी गाड़ियाँ आती थी। ये उतना पॉश एरिया भी नहीं था। और जब वहाँ पे सब आने लगे, लोगों ने उंगलियाँ उठाना बंद कर दिया, क्योंकि अब तक सबको समझ गया था कि शंकर के कनेक्शंस बड़े हैं और साथ ही साथ अब बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये उनके लिए नॉर्मल हो गया था, आसपास की फैमिलीज़ के लिए। शंकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में की, उसने शुरू किया हर बड़े इंसान के साथ फ़ोटो लेना। अच्छा। सब जानते थे साउथ में कि ये एक ऐसा आदमी है जिसको फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। तो आप कोई आम आदमी हो, आप कोई बड़े आदमी हो, शंकर आपके साथ फ़ोटो लेगा। यही उसकी आदत, ये उसके पूरे रैकेट में, उसके भाई, उसके दोस्त उसके साथ में। यहाँ पे फिर शंकर शुरू करता है अपने प्लान को बड़ा करना। उसके राइवल गैंग्स होती थी, वहाँ उनसे वो झगड़े करता था, पर उसको कोई रोक नहीं पाता था क्योंकि पावर इतना ज़्यादा था, उसके कनेक्शंस इतने बड़े हो गए थे। कई शादियाँ वो कर चुका था। फिर उसकी तीसरी शादी जहाँ हुई थी, वो औरत इससे तंग आ गई थी, क्योंकि शंकर अब उस टाइप का आदमी था ही नहीं जिससे वो मिली थी। तो शंकर के ही एक दोस्त के साथ वो भाग गई। और शंकर जैसा आदमी है, हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब वो रेज करेगा, वो इन दोनों को ढूंढने के लिए लोगों को भेजेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला प्यार से कि दोनों वापस आ जाओ, बात कर लेते हैं, चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। वापस से ये जो तीसरी वाइफ है शंकर की, आपको ऑनलाइन इनका नाम मिल जाएगा, पर विक्टिम्स के नाम अपन मेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब शंकर की वाइफ वापस आई, पहले वो आई, वो जो आदमी था वो पहले नहीं आया जिसके साथ वो भागी थी। शंकर की वाइफ उसी एरिया के एक घर में गई, शंकर वहाँ उसको मिलने गया। पहले उसने प्यार से बातें की, फिर उसकी आवाज़ बढ़ी, फिर उसने उस औरत पे हाथ उठाया, उसके बाद उसने उस औरत की जान ले ली। और उसी औरत को, जो बॉडी थी, उसने उसी प्लॉट में गाड़ दी। और वो जो घर था उस प्लॉट पे, वो उसने एक बूढ़ी सी औरत को 150 रुपये के रेंट पे दे दिया। और आशिक का क्या करा उसने? वो आगे आएगा। अच्छा। यहाँ पे ये औरत का काम खत्म हो गया। सबको पता है शंकर ने क्या किया उसकी तीसरी बीवी के साथ, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई अथॉरिटीज़ ने नहीं, किसी ने नहीं। कुछ दिन बाद वो आदमी आता है जिसके साथ वो बीवी भागी थी। वो इसका दोस्ती है? हाँ, शंकर का दोस्त है। दोनों ने मिलकर शंकर को धोखा दिया है। गलत तो किया है, पर शंकर जिस तरीके का इंसान था, आप बोल नहीं सकते अब गलती किसकी थी। गलती शंकर की भी थी, वो क्या बन गया था। अब जब वो दोस्त वापस आया तो शंकर ने उसके साथ कुछ और किया। उसको बोला कि साथ में बैठ के अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डिसाइड करते हैं क्या हुआ। वो दोस्त पूछ रहा था कि कहाँ गई तेरी बीवी, दिख क्यों नहीं रही है। शंकर ने बोला वो कहीं कोई बड़े आदमी के साथ बाहर गई हुई है टूर पे, थोड़े दिनों में आ जाएगी। वो घर आया शंकर के घर पे, उसका दोस्त। शंकर ने उसके दोस्त की भी जान ले ली। ये दूसरा खून किया शंकर ने, पर इस बार उसने उसके आग लगा दी वो दोस्त को, और उसके जो राख थे वो लेके बे ऑफ बंगाल में डाल दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ से ये था कि ये आदमी बड़ा क्लियरली 2 खून कर चुका है, इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, सब जानते हैं शंकर का एक्शंस क्या है। इसके बाद 3 राइवल गैंग्स वाले आए शंकर के पास। कुछ महीने बीत चुके थे, शंकर को अब तक समझ गया था कि मुझे कोई टच कर नहीं सकता। और जो उसका रैकेट है वो भी चल रहा है साइड सब चल रहा है, सब चल रहा है, पॉलिटिकली कनेक्ट था वो, बढ़िया। उसको कोई पॉलिटिकली टेंशन और नहीं। अथॉरिटीज़ के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ। कौन अथॉरिटीज़, कौन पॉलिटिकल कनेक्शंस, नाम नहीं लेते हैं, पर आपको एक सर्च पे सबके नाम मिल जाते हैं। अब शंकर वक्त के साथ कैसे होता है, जब इंसान इतना नीचे से ऊपर आया है ना, तो एक इनविंसिबिलिटी बन जाती है कि आपको पता है अब मुझे कोई छू नहीं सकता। शंकर के साथ कुछ वैसा सा हो गया था कि मैं अब खून करके भी निकल सकता हूँ, मुझे कौन कुछ बोलेगा। उसके राइवल गैंग वाले आते हैं, और शंकर का कोठा था ना बेसिकली, उसके यहाँ 3 राइवल गैंग वाले आए। 3 राइवल गैंग वालों ने 3 लड़कियों को इस्तेमाल किया, फिर पैसा देने से मना कर दिया कि हम पैसा देंगे ही नहीं। अब उसकी वजह मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है उनको शंकर से पंगा लेना था, शायद कोई गैंग वॉर होगा, कुछ होगा उनका रीज़न, पर उन्होंने ऐसा किया। शंकर ने फिर से उसका ट्रेडमार्क जो है, उसने गुस्सा नहीं दिखाया। शंकर ने बस उनको बोला आके बात कर लो, बात करके सुलझा लेते हैं।
इन लोगों ने भी वही गलती की। ये लोग शंकर से मिलने आए और जैसे ही ये लोग शंकर को मिले, शंकर ने इन तीनों की जान ले ली और इनकी जो एशेस थी वो भी बे ऑफ बंगाल में चली गई। लगातार कई लोगों के साथ शंकर ऐसा कर चुका था, कॉन्सिक्वेंसेस इसको कुछ भी नहीं। इस बार पर वो चेंज होता है। ये जो राइवल गैंग वाले लोग थे, इनमें से एक गैंग मेंबर की जो वाइफ थी, उसने जाके लोकल अथॉरिटीज़ में कंप्लेन की कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। ये लास्ट गए थे ऑटो शंकर के पास, वहाँ से ये लोग उस दिन से गायब हैं। तो लोकल अथॉरिटीज़ वाले बोल रहे नहीं वो वाले पुलिस स्टेशन जाओ, इधर वाले बोल रहे नहीं उधर चले जाओ, घुमा रहे। फिर वो एक पुलिस स्टेशन गए जहाँ की पुलिस ने शंकर को अरेस्ट किया इस बात पे कि शंकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है एरिया में, लोगों को परेशान कर रहा है। अब तक कोई मर्डर चार्जेस नहीं है। शंकर ने फ़ोन वोन घुमाए, वो निकल गया वहाँ से। अच्छा, ये औरत अब परेशान हो चुकी थी। इसने एक सीनियर अथॉरिटी को गवर्नमेंट में लेटर लिखा और वो थोड़े से उनके सिटी स्टेट के बियॉन्ड थे, तो उनको आइडिया नहीं था ये नीचे कितना कनेक्टेड रैकेट है। तो उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बनाया, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि भाई ये चल क्या रहा है, हम पता करें ये ऐसे कैसे हो रहा है कि कई जगहों से एलिगेशंस आए हैं, कई कंप्लेंट्स आई हैं और इस इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर जब वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने काम चालू किया तो उनको पता चलता है कि ये शंकर नाम का जो आदमी है ये इलीगल धंधे कर रहा है और पोटेंशियली लोगों की जान भी ले रहा है। अब इसमें भी एक लेयर है कि पहले जब वो पुलिस के पास गए, पुलिस वालों ने शंकर को इन्फॉर्म किया, फिर डीले हुआ, पहला राउंड डीले हुआ, फिर ऊपर से और प्रेशर डाला गया, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो अब जब लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं था तो उन्होंने फाइनली शंकर पे दबाव डालना चालू किया। शंकर को किसी केस में पकड़ा, फिर उसके भाइयों को किसी केस में पकड़ा। फिर जब ये लोग जेल में थे वहाँ पे, तो पहली बार तो शंकर, उसका एक भाई और उसके 3 दोस्त जेल तोड़ के भाग गए। अच्छा, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और गैदर कर रही थी कि कोई एविडेंसेस मिल जाए ताकि इसको स्ट्रांगली हम इन्वेस्टिगेट कर पाएँ ये कर क्या रहा है, तब तक तो शंकर और उसके दोस्त भाग गए वहाँ से। अब जब ये हो गया, इनके भागने के बाद उसका भाई तो पुणे में मिला 2 साल बाद, पर शंकर कुछ ही वक्त बाद पकड़ा गया। और अब वो इतना प्रोसेस में इतना थक चुका था कि उसने आने के बाद कन्फेस करना चालू कर दिया कि क्या क्या हुआ है। पर जब तक शंकर पकड़ा गया उसके पहले ही साउथ में 9 लड़कियां थी जो गायब हो गई। ओह, अब वो लड़कियां कहाँ गायब हुई हैं कुछ नहीं पता। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में 9 लड़कियों की फैमिलीज ने बताया है पुलिस को कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमारी ये बेटियां, अंडर एज गर्ल्स थी, ऐसा था? या हाँ, फिर टीनेज लड़कियां, अंडर एज लड़कियां, और ये गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई। इनिशियली कोई कनेक्शन नहीं लगा रहा, गरीब घर के लड़कियां, कोई ध्यान कहाँ ही देता है। फिर धीरे धीरे कनेक्शन बनने लगा कि ये सब इसी आदमी के एरिया के सराउंडिंग के आसपास हो रहा है और वो मिल नहीं रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तो ये दोनों केसेस को जोड़ा। शंकर को जब दोबारा पकड़ा गया तब शंकर ने खुद बताया कि हाँ, वो लोगों की, वो लड़कियों के गायब होने में भी मेरा हाथ है, मेरी बीवी के साथ मैंने ये किया था, जो मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया मैंने उसके साथ ये किया था, जो राइवल गैंग वाले थे मैंने उनके साथ ये किया। शंकर ने कबूल कर दिया। अच्छा, अब उसको डाल दिया जेल में। कोर्ट का एक सिंपल सा आउटलाइन ये था कि भाई अब इसको अंदर रखो, इसको डेथ पेनल्टी होना चाहिए ये आदमी को, और साथ ही साथ इसको डेथ पेनल्टी के साथ इससे पता करो कि उन लोगों की जिसकी बॉडी मिल सकती है वो मिले, ये लड़कियां कहाँ गई हैं पता चले। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। उसके बीच में शंकर अब तक इस अजम्पशन में था शायद कि मुझे कोई यहाँ से निकाल लेगा, हर बार मैं बचाऊँ इस बार भी बच जाऊँगा। अब तक कोई आया नहीं। शंकर को रियलाइजेशन हो गया कि शायद अब मैं फंस गया। तो उसकी उस वक्त जो बीवी थी उसने उस बीवी को बुलाया और एक बहुत ही साउथ का रेप्यूटेड मैगज़ीन है, वापस से मैगज़ीन का नाम नहीं लेंगे, एक गूगल सर्च पे मिल जाता है, उस मैगज़ीन के एडिटर को उसने बोला कि मैं मेरा बायोग्राफी बताऊंगा, मेरे साइड की कहानी बताऊंगा, क्योंकि हाँ मैंने गलत किया पर मेरे साथ यहाँ का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था जिसने मुझे तब तक बचाया जब तक मैं उन पे एक लाइबिलिटी नहीं बन गया। जैसे ही मैं लाइबिलिटी बना उन्होंने हाथ खींच लिया। तो पहले तो जो वहाँ के
पावरफुल फिगर्स थे, उन्होंने केस किया कि ये डेफेमेशन का केस होगा, कि वो आर्टिकल बाहर आ गया था, बुक, पूरी बुक ऑटोबायोग्राफी इसकी लिख गई, प्रोसेस हुआ, हाँ, और छापने से इसको रोक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था प्रेस फ्रीडम के बारे में कि कोई भी चीज़ पब्लिश होने के पहले आप बोल ही नहीं सकते वो केस ऑफ डेफेमेशन है। यहाँ से प्रेस फ्रीडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे नींव रखी गई थी। इसके पहले भी बात होती थी कि मीडिया को, प्रेस को कितना फ्रीडम होना चाहिए, वो किस बारे में बात कर सकते हैं, पर ये केस था जहाँ से नेशनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। तो इस मैगजीन में वैसे था क्या क्या? एक तो उसकी ऑटोबायोग्राफी जो थी वो थी, हाँ, पर उसमें और जो उसके साथ और लोग, बड़े लोग इन्वॉल्व थे, उनसे रिलेटेड भी सबूत थे उसमें। हाँ, तो शंकर का ऐसा बोलना था, अब तक ये छपी नहीं थी तो कोई जानता नहीं था, पर शंकर का ऐसा बोलना था कि मेरे साइड की जो कहानी है, सबको लग रहा है कि मैंने ये खून किए, मैंने लड़कियों के साथ गलत किया, पर ये सारे कामों में मैं अकेला नहीं था। अगर मैं इतना बुरा आदमी था और मैं यहाँ तक बचा हूँ इतने वक्त तक, तो कोई तो वजह है, कोई तो मुझे बचा रहा है। मुझे अपना साइड रखना है दुनिया के सामने, दुनिया को पता चलना चाहिए कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ एक सिस्टम भी है जो गलत है। जब केस पास हो गया कि आप ये किताब छाप सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं बोल सकता है, तो वो किताब छपी, बाहर आई। वो किताब में उसने कोई एक सर्टन पॉलिटिशियन के नाम नहीं लिए थे, पर उसने वेगली डिस्क्राइब किया था ताकि इंसान को, पढ़ने वाले को पता हो ये किस बारे में, किसके बारे में बात हो रही है ना। क्योंकि अब भले शंकर तो उसको डेथ सेंटेंस मिल गया था, पर उसका परिवार बाहर था, तो अपने परिवार का ख्याल कर रहा होगा शायद। यहाँ पे किताब छप जाती है और नेशनल हेडलाइंस बन जाती है तुरंत ही, सारे देश को पता चल जाता है ऑटो शंकर नाम का एक इंसान, उसने इतनी गलत चीज़ें की, पर इतना गलत आदमी बनाने के लिए और कई सारे लोग होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। शंकर को फिर डेथ सेंटेंस मिला, उसके साथ उसके 2 और साथी थे जिनको डेथ सेंटेंस मिला। जो लड़कियां थी वो तो कभी उनके बारे में पता नहीं चला, कोई एविडेंस नहीं मिला, बॉडीज़ नहीं मिली, सिर्फ एक कन्फेशन था। जो लोगों ने एक्चुअली में चेस मूव्स चले थे, जिन्होंने गलती की थी, जिन्होंने शंकर से करवाई थी, कभी उन पे हाथ नहीं पड़ा। सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे जिसमें से एक का ट्रांसफ़र हुआ था, एक को 15 डेज़ का सस्पेंशन दिया था, एक छुट्टी बराबर, और किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं गया। एक आदमी था जो स्केपगोट बना, जिसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। आज इतने सालों बाद भी वही एरिया में शंकर का परिवार रहता है, और जब एक इंटरव्यूअर ने वहाँ एक बूढ़ी औरत को पूछा था जिन्होंने शंकर को भी देखा था, उनके परिवार को भी देखा, तो वो एरिया के लोगों का ऐसा बोलना है कि शंकर का परिवार अभी भी बहुत रिस्पेक्टेड है वहाँ पे। अच्छा, तो ऐसे 2 चीज़ें हैं जो इस केस में सच हैं कि शंकर बहुत बुरा आदमी था, हाँ, पर शंकर ने अपने आसपास वालों की बहुत मदद भी की थी जब जब उनको ज़रूरत थी। इसका पॉइंट यही है कि एक शंकर जैसा शैतान जिसको हम बोलते हैं, उसको बनाने के लिए ऐसे पीछे कई सारे लोग हैं, पूरा एक सिस्टम है, मतलब पूरा सिस्टम है जो किसी को दिखता नहीं है, पर वो ऑपरेट कर रहा है, और एक शंकर जाएगा दूसरा शंकर आएगा। बट उसने जो वो कोठा वगैरह रन करता था, तो उसने भी वहाँ वीडियो वगैरह ले ही रखी होगी जो लोग उसे बचा रहे थे। हाँ, तो शंकर का जो शौक था वो हर इंसान के साथ, छोटा इंसान बड़ा इंसान, सबके साथ फोटो। बाद में वो पब्लिक हुई पिक्चर? नहीं, ये आज भी इंडियन गवर्नमेंट के क्लासिफाइड फाइल्स में रखे हुए हैं। अब तक तो कुछ पब्लिक नहीं हुआ है, शायद जैसा सिस्टम है कभी होगा भी नहीं, पर अगर कभी होगा तो ये उतना ही बड़े क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है मेरे हिसाब से इंडिया में जितना एप्स्टीन फाइल्स है बाहर। जब आप ये बता रहे थे तो मैं गूगल भी कर रहा था ऑटो शंकर, तो उसकी कोई वेब सीरीज या मूवी भी बनी आएगी वहाँ पे, है ना? हाँ, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा फिक्शनलाइज्ड है, थोड़ा ड्रामेटाइज्ड है। प्रेफरेबली अगर आपको शंकर के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए, क्योंकि प्रेस फ्रीडम के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट केस था, तो न्यूज़ वालों ने, मीडिया वालों ने, जर्नलिस्ट ने बहुत ध्यान से, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिसर्च किया है। क्रेजी भाई, इंडिया में भी खूब सारी स्टोरीज हैं। अभी इंडियन एप्स्टीन फाइल से वो भी मेरे को याद आ रहा है, जो बॉम्बे का जो एस्ट्रोलॉजर था, जो बहुत ज़्यादा वीडियोस बना लिया करता था फीमेल्स के साथ इंटीमेट होते हुए। हाँ भाई, क्या और किस लेवल के लोग उससे जुड़े हुए थे भाई।
बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए थे उससे। यही है ना, आप नॉर्मली कोई भी क्राइम को उठाओ कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, आपको एक पैटर्न दिखेगा। या तो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूसरा अगर कोई खून कर रहा है ना वो तुरंत पकड़ा जाएगा। जैसे दो टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, अगर आपको पता होगा, जेफरी डामर नाम का एक खूनी था जो बिल्कुल आदमियों को, बच्चों को पकड़ता था, खून करता था, साइकोपैथ टाइप का आदमी। और दूसरे टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं जो इतना सिस्टम में इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे कि ये ऑटो शंकर, जो सिस्टम के साथ चल रहे हैं, बेसिकली सिस्टम का फेस है। फंसेगा तो वो फंसेगा, पर पीछे एक पूरा नेटवर्क है जो उसके जैसे ही ऑपरेट कर रहा है। करेक्ट। हाँ भाई, और आजकल तो चलो प्रेस फ्रीडम रही नहीं बिल्कुल भी, कभी भी कोई भी बात उठती है, कोई भी एकदम दब जाती है, तो ये भी नेक्स्ट लेवल ही हो रहा है। तो क्राइम रिपोर्टिंग मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही सेलेक्टिव हो गई होगी आजकल की क्राइम रिपोर्टिंग, नहीं? सिलेक्टिव और सेफ हो गई है, पर फिर एट द सेम टाइम आपको फ्रीडम को यूटिलाइज तो करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बात ही नहीं करेगा दुनिया में बुरा क्या चल रहा है उसके बारे में, तो लोगों को पता कैसे चलेगा बचना किससे है। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि सिस्टम का इशू सिर्फ इंडिया में है ना, कि हम ऐसा सोचें कि नहीं यहाँ का ही गवर्नमेंट गलत है। हर तरफ का गवर्नमेंट गलत है, पुराना नया सब। ऐसे नहीं बोल रहा अच्छे लोग नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ ब्रीफली पैटर्न सिमिलर होते हैं। पर आपने ये देखा है, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज आपने करी हैं बाहर की और इंडिया की भी, कि पहले से ज़्यादा वर्स हुआ है अब, या पहले ज़्यादा वर्स था? कब ज़्यादा वर्स था, पहले या अब? वो डिपेंड करता है जोग्राफिकली। वो सिर्फ ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी दुनिया में ही एक साथ सब वर्स हो गया है। सिलेक्टिव जगहों पे जब कोई भी पोजीशन ऑफ पावर में लंबा रह जाता है तो उसका कंट्रोल बढ़ता है। जब कंट्रोल बढ़ता है तो कोई दूसरे साइड के लोग होते ही हैं जिनको उससे तकलीफ़ होगी, है ना। तो एक जितना स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल पावर है, उतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट होता है, उतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट होता है लोगों के बीच। और सिस्टमिक इश्यूज़ के बारे में मैं बताऊं तो बाहर भी सिमिलर सिस्टमिक इश्यूज़ थे। तो जैसे 1959 में रशिया के पहले वहाँ पे सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन में भी एक ऐसा केस है ट्रैकर्स के बारे में जो बहुत ही सिमिलर है सिस्टमिक ऑपरेशन के बारे में, है ना। कि उसको मैं शुरू से बताता हूँ। ईगोर डियातलोफ नाम का एक लड़का था, कॉलेज स्टूडेंट था, और उसको बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का शौक। नॉर्मल इंजीनियर टाइप का लड़का, पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्स करता था। वापस से ईगोर के अलावा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, विक्टिम्स के फैमिलीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ईगोर का भी इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो जो डियातलोफ पास है वो उसी के नाम के बाद रखा गया। तो ये लड़का अपने कॉलेज में जाना चाहता था कि भाई मैं तो ट्रैक्स पे जाता हूँ, मुझे ट्रैक करना पसंद है, और कॉलेज के अलावा मैं ये चीज़ करता हूँ। और उसके कॉलेज में सारे दोस्त, 1959 कोई इंटरनेट नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई PS नहीं खेल रहा है, तो घूमने निकल जाते थे। तो अब वहाँ पे ऐसे होता था कि उसने अपने कॉलेज के 9 दोस्त अपने साथ पकड़े और उनके साथ ये सारे ट्रैक पे जाने का डिसाइड करते हैं। पर वो 9 में से 8 लोग थे जो इसके कॉलेज के थे, और एक कोई आदमी था जो 38 ईयर्स का था। अब वो उनमें से किसका दोस्त है ये कभी क्लियर नहीं हुआ, पर वो उनके साथ ट्रैक में था। फेब के महीने में 1959 में ये अपने यूनिवर्सिटी से सारे निकलते हैं, और यूरल माउंटेन्स नाम का एक माउंटेन रेंज है, जैसे अपने यहाँ हिमालय है वैसे यूरोप और एशिया के बीच में माउंटेन रेंज है, वो यूरल माउंटेन्स है। तो वहाँ पे ये लोग, उसका जो हाईएस्ट सिविलियन पीक है, तो माउंटेन्स में भी आप जो नॉर्मल सिविलियंस हैं हम लोग जैसे, वो एक जगह तक चढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अलाउड नहीं होता क्योंकि सेफ़ नहीं होता। तो वहाँ पे जो उनका सेफेस्ट पॉइंट था हाईएस्ट, वहाँ पे ईगोर का ऐसे था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पीक करेंगे। टेम्परेचर वहाँ पे -15 से भी नीचे चला जाता है, भयंकर ठंड और मौसम भी ख़राब। इन लोगों ने बोला कॉलेज से छुट्टी है, अपन लोग चलते हैं। ये लोग जाते हैं फेब के महीने में, और इनका ट्रिप था 8 दिनों का। घर पे बोल दिया 8 दिन तक हम नहीं आएंगे, सारे चले गए। ट्रैक पे ये लोग गए, और जब बेस कैंप पे पहुँचे हैं, अपने अपने कॉलेज से निकल के बेस कैंप पहुँचे हैं, तो वो 9 में से एक उनका दोस्त था जिसकी तबीयत बिगड़ गई, तो वो वापस आ गया बेस कैंप से ही, और बाकी के 8 लोग ऊपर चल दिए। 4 दिन, अगले 4 दिन का फुटेज था, डॉक्यूमेंट्स थे उनके, जिससे हमें पता चला कि अगले 4 दिन तो वो लोग ठीक थे। वो ऊपर डियातलोफ पास तक पहुँचे भी, जो ऊपर का पॉइंट था जहाँ उनको जाना था,
और वहाँ पे फिर ऐसा होता है कि 8 दिन बीत जाते हैं और 9 दिन बीत जाते हैं। तो जो इनकी फैमिलीज़ होती हैं वो सोचती हैं कि चलो ट्रैक है ना, ये कोई ऐसा गोवा का ट्रिप तो है नहीं कि वापसी का फ़्लाइट किया हुआ है। कई बार आप भटक जाते हो, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। तो इनके साथ वही हुआ होगा। फैमिलीज़ ने पैनिक नहीं किया। फिर जब 4 दिन हो गए और ये लोग वापस नहीं आए, फैमिलीज़ गए पुलिस के पास। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे बच्चे 4 दिन ज़्यादा हो गए अब तक घर वापस नहीं आए और किसी को पता नहीं है क्या हुआ। पुलिस ने भी ऐसे बोला कि ट्रैकर्स जाते ही रहते थे उस टाइम सोवियत यूनियन में, तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर जब और 4 दिन बीत गए और ये लोग वापस नहीं आए, तब थोड़ा गवर्नमेंट के साइड से प्रेशर आया। लोकल अथॉरिटीज़ यूरल माउंटेन्स में गए। जब ये लोग यूरल माउंटेन्स में गए, तब वहाँ जाके इन्होंने देखा टॉप पे, वो पॉइंट पे जो टेंट थे इनके, वो अंदर से फटे हुए। और ऊपर चढ़ते चढ़ते पुलिस ने देखा कि पैरों के निशान हैं, नंगे पैरों के निशान, ना सॉक्स पहने ना शूज़ पहने। -15 डिग्री में आदमी जूते के ऊपर जूता पहन ले, इतनी ठंड होती है। ये लोग नंगे पैर बाहर भागे हैं टेंट से दूर, और टेंट को अंदर से काटा है। और टेंट के अंदर सारा सामान वैसा ही है जैसे इनके पीछे कोई जानवर आ गया हो, उस तरीके से ये लोग भागे हैं। पर उधर और किसी के फुटस्टेप्स नहीं है, सिर्फ उनके हैं। ये लोग भाग गए तो पुलिस ने आगे जाके ढूंढना चालू किया कि कुछ मिल जाए, कहीं पे तो कुछ हो, ये लोग के निशान मिले। तो उनको 4 बॉडीज़ मिली, आगे 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 एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर करते हुए 4 बॉडीज़ थी। इन्होंने देखा 4 बॉडीज़, किसी को ज़्यादा कोई ज़ख्म नहीं हुआ है, पर चारों ख़त्म हो गए। और उनके कपड़ों पे रेडिएशन था, न्यूक्लियर रेडिएशन। वापसी में जब उनका ऑटोप्सी कराया सब हुआ। दिक्कत ये थी, गए 8 लोग थे, बॉडीज़ 4 ही है। पुलिस वहाँ पे ढूंढती रही। फेब से जाके वो मई का महीना आ गया। उसके बाद जाके बर्फ़ के ऐसे 10-10 फीट या 10-10 इंच नीचे उनकी लाशें खोदने पे निकली, चारों की। हाँ, और वो नीचे के तरफ, ट्राइब के तरफ थी, जहाँ नीचे एक लोकल ट्राइब रहती थी। उसके पहले नदी भी जमी हुई थी नदी के तरफ, और उसमें से 2 लोगों की लाशें मिली थी एक पेड़ के नीचे, और वो पेड़ पे से लकड़ियाँ टूट के गिरी हुई। अच्छा। पर ऐसे नहीं कि तूफान में लकड़ी टूटी है, ऐसे जैसे कोई उस पर किसी ने चढ़ के तोड़ी है। और कोई चढ़ नहीं सकता इतनी ठंड में, क्योंकि इनके अलावा कोई वहाँ पे था ही नहीं। ट्राइब वाले भी नदी के उस पार थे। तो ये लोगों को लेके गए, इनके कपड़ों में भी रेडिएशन। और थोड़ा आगे गए तो आगे जाने के बाद और 2 लाशें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, ये अगली 2 लाशों के साथ, कि उनको जब इन्होंने ऑटोप्सी किया, उनका बॉडी चेक किया, तो उसमें अंदर से उनकी हड्डियाँ टूटी हुई, बहुत गहराई से, अलग अलग जगह पे, स्कल पे, बॉडी पे फ्रैक्चर्स। और ऊपर कुछ भी नहीं है, शरीर पूरे साफ, खरोच भी नहीं है। जैसे आप बोल सकते हो कि अनटच्ड बॉडी, उसको कोई टाइप का डेंजर नहीं होगा। और वहाँ पे एक बॉडी की आंखें निकाली हुई। अब ये आप बोल सकते हो कि 3 महीने से शरीर पड़ा था, बॉडी डिकम्पोज हुआ होगा, जानवर आते हैं, जानवर खा लेते हैं, है ना। पर इतना सिलेक्टिवली ना बॉडी डिकम्पोज होता है, ना जानवर खाता है कि सिर्फ आपकी आंखें गायब हो, है ना। तो ये डिकम्पोजिशन का आइडिया भी फिट नहीं हो रहा था, जानवर के खाने का भी नहीं हो रहा था। इनको वापस लाया गया। फैमिलीज प्रोटेस्ट करने लगी कि डिकम्पोज हो रखी थी बॉडी या नहीं हुई? जनरल डिकम्पोजिशन जो 3 महीने में होता है उतना हो रखा था, पर उतने में आंखें नहीं जाती आपकी। आंखें जाना मतलब बहुत लंबा डिकम्पोजिशन, और तब तक आपकी बॉडी फिर हड्डी बराबर हो जाती है। इनके साथ वैसा नहीं था, बर्फ़ में बॉडी डिकम्पोज भी स्लो होती है। तो अब ये लोग वापस ले आए, और यहाँ पे जो सोवियत यूनियन का बेसिक आइडियोलॉजी था वो ये था कि वो इसको मर्डर तो क्लेम होने दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस वक्त सोवियत यूनियन में कि जो मर्डर्स हैं, जो सीरियल किलर्स हैं, वो एक यूएस कॉन्सेप्ट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिटीजन्स को इतना ग्रीडी बनाता है कि लोग जाके लूट मार करते हैं, किसी की जान लेते हैं। हमारे सोवियत देश में ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं है, तो हमारे यहाँ खून नहीं होते। तो बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने जो फाइल्स थी, जो प्रूफ्स थे, जो फ़ोटोज़ थे, क्योंकि उनमें से एक 38 साल का आदमी था जिसके पास कैमरा था जो हर चीज़ कैप्चर कर रहा था, तो वो प्रूफ्स थे। और उस ज़माने में कैमरा होना भी बड़ी बात।
तो इन्होंने उन प्रूफ्स को यूज़ करने की जगह पे बस ये कर दिया कि फाइल्स को क्लासिफाई कर दिया और बोल दिया नेचुरल कॉजेज़ की वजह से ये लोग मर गए। ये लोग मर गए। नेचुरल कॉजेज़ क्या, अंदर से हड्डी क्या वजह से टूट रही है? सही बात है। लोगों ने सवाल पूछे और पर रेडिएशन भी मिली थी। रेडिएशन भी मिली, पर सोवियत यूनियन है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो केस बंद हो गया। फिर जब सोवियत यूनियन गिरा तब आया रशिया। रशिया ने आने के बाद ऐसे कई सारे केसेस को डीक्लासिफाई किया। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, कई सारे लोग थे जिन्होंने इन केसेस के डॉक्यूमेंट्स देखे। तो जो नोट्स थे, नोट्स में हर नोट में लिखा हुआ है कि द वेदर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, द वेदर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, जैसे किसी ने प्लांट करने के लिए लिखा है। उसके बाद फोटोज़ थे, फोटोज़ में ये सारे बहुत एक्सटेंसिवली खुश दिख रहे। अच्छा, जैसे आप ठंड में हो, आप पे ठंड तो दिखेगा ना, इन पे सिर्फ खुशी दिख रही। तो कुछ ऐसे कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था, पर कुछ अजीब हो रहा था, समझ आ रहा था, है ना। यहाँ से फिर लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे रहा था, लोगों ने जवाब ढूंढना शुरू किए। तो यहाँ से निकले 5 थ्योरीज। जो सबसे पहला था वो था कि वहाँ पे तूफान आया होगा, एवलांच आया होगा। ये गवर्नमेंट प्रपोज्ड एक पॉसिबिलिटी था कि बर्फ़ का पहाड़ है, आप चोटी पे गए हुए हो और वहाँ पे गिरती हुई बर्फ़ से तूफान बनता है। पर अगर तूफान बना होता तो फिर वो टेंट जो है, टेंट उखड़ गया होता। ये मैं मान सकता हूँ कि उनको तूफान की आवाज़ आई, उन्होंने टेंट को काटा और वो जैसे थे वैसे ही दौड़ गए। पर अगर तूफान आया होता तो वो टेंट टूट भी हिलना जाता। चाहिए। हाँ, और ये सारे बर्फ़ के अंदर होते, सिर्फ 4 थोड़ी, तो तूफान होने का पॉसिबिलिटी लो था। इसके बाद लोगों का ऐसा बोलना था कि एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होंगे गवर्नमेंट वाले, जिसकी वजह से इन लोगों की जानें गई हैं। अब इसमें ऐसा था, इनकी बॉडी पे रेडिएशन मिला था। इसमें और एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर ये लोग रेडिएशन टेस्ट कर भी रहे होते तो ये लोग टेंट फाड़ के भागते क्यों? और रेडिएशन भी आपके आँखों को नहीं पिघलाएगा, आपकी हड्डियों को तोड़ेगा नहीं। और उससे भी अजीब बात, इसका रेडिएशन नहीं होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ, रेडिएशन सिर्फ कपड़ों पे था, उनकी बॉडी पे रेडिएशन आया ही नहीं था। और अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो आपकी बॉडी पे, बालों में, कपड़ों में, आँखों में, सब जगह आएगा। तो ये रेडिएशन का पॉसिबिलिटी कम था। एक बहुत ही ऑब्वियस सा लोग बोलने लग गए थे कि वो मानसी ट्राइब वाले होंगे। एक ट्राइब वहाँ रहती थी, तो उस ट्राइब पे ऐसे उंगली उठाई गई कि ये लोग कर सकते हैं। बट वो भी किस तरीके से ही मार देंगे एक ह्यूमन को कि बाहर मार्क्स ना आए और अंदर से हड्डियाँ टूट जाए। एग्जैक्टली। और मानसी ट्राइब वालों का हिस्ट्री है ही नहीं वायलेंट होने का। लोग ये बोल रहे थे कि ये हम तुम्हारी जगह पे आए होंगे इसीलिए तुमने मारा होगा। उनका ऐसा बोलना था कि हम नदी के इस पार हैं, ये हमारी जगह ही नहीं है, वो लोग यहाँ आके क्या कर रहे हैं हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ना उनका हिस्ट्री वायलेंस का, ना उनके पास इतने एडवांस्ड वेपन्स कि वो 9 लोगों को एक साथ हंट कर पाए। और 9 बड़े चौड़े रशिया के लड़के, वो किस बात से डरेंगे, है ना। तो ट्राइब का होना भी बहुत रेयरिटी था। अब इसमें फिर कुछ लोग थे जो आई विटनेसेस थे, जो बेस कैंप के पास थे, जो ट्राइब में से कुछ लोग थे जो बोलते हैं कि हवा में ऑरेंज लाइट्स थी। और इनकी एक फ़ोटो थी, उस फोटो में भी हल्की हल्की ऑरेंज लाइट्स थी, एक फ़ोटो में। पर वो उस ज़माने का कैमरा, तो उसका ट्रस्ट उतना ज़्यादा किया नहीं जा सकता। तो इन लाइट्स के हिसाब से बेसिकली ये था। लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होगा, जिसके पास इतना एडवांस टेक होगा कि वो किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचा पाए। पर उस थियोरी के केस में गवर्नमेंट ने सामने आके बोल दिया था कि अरे हमारा ही पैराशूट था, वो लाइट जो थी हमारे पैराशूट की थी। पर ये गवर्नमेंट का कॉन्स्पिरेसी थियोरी बहुत बड़ा है कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं पैराशूट है। और वो जगह जो थी वो भी ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल जगह नहीं थी, पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन जगह थी। हाँ, और उनकी बॉडी भी तो अलग अलग जगह पे ही पड़ी हुई थी, चारों की अलग और चारों चार अलग, एक दूसरे से दूर, और दूसरी तो नीचे नदी के पास, वो 4 और अलग, इतना दूर जा ही नहीं सकते हैं। सही बात है। तो किसी भी टाइप का थ्योरी कैटेगरी फिट ही नहीं होता, एक्सप्लेन हो ही नहीं पा रहा कि ये हुआ कैसे। पर इसमें भी अब पूरा हो गया। जो एक आदमी पीछे बचा था, पीछे बचा हुआ आदमी जो बीमार पड़ गया था और वो वापस आ गया था, वो अपनी पूरी ज़िंदगी ये बोलता रहा कि मैं क्यों बच गया, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ऐसा क्या किया था कि सब चले गए और मैं ये बोझ के साथ जी रहा हूँ कि मेरे 8 दोस्त
मर गए। और उसने भी यही बोला था कि ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं नेचुरल कैलामिटी की। जो इगोर था, इगोर इतना रिस्पॉन्सिबल ट्रैकर था कि हो ही नहीं सकता कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो और वो सबको सेफली उससे बचाए नहीं। उसने जाते जाते अपने डेथ बेड पे भी यही बोला था। और अब मैं वही बता रहा था कि हर जगह के क्राइम में सिमिलैरिटी होती है। यहाँ का जो ऑटो शंकर का क्राइम था, यहाँ पे ये लोग एक सिस्टम को बचा रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। शंकर को आगे कर दिया और ये लोग अपने आप को पीछे ले गए। वहाँ पे वो एक आइडियोलॉजी को बचा रहे हैं। तो रशिया का जब सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन का ऐसा था हमारे यहाँ खून नहीं होते हैं, तो वो उस पॉसिबिलिटी को एंटरटेन ही नहीं कर रहे कि कोई पॉसिबिलिटी है किसी ने जान ली होगी, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इंडिया में शंकर के केस में जब उनको पता है कि एक इंसान को फेस बना दो, सारा ब्लेम उस पर डाल दो, हम बच जाएंगे, उन्होंने वही किया। हर कोई भी पोजीशन ऑफ पावर में इंसान अपने पावर को बचाने के लिए अलग अलग एजेंडा बनाता है, उस एजेंडा को फोर्स करता है लोगों पे। पब्लिक परसेप्शन आप कैसे बिल्ड करते हो वो आपके ऊपर है, पर एक बार पब्लिक परसेप्शन बिल्ड हो गया फिर उसके पैटर्न सिमिलर आपको हर जगह दिखेंगे। ऐसे ही सारे केस ऐसे ही चलेंगे। कोई और भी है भाई किसी और कंट्री का केस? हाँ हाँ, मैं सारे देश भर से, दुनिया भर से केसेस लाया हूँ। एक बहुत बढ़िया केस है जो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, डीबी कूपर के बारे में। अब ऐसा है कि ये 1970s का ही केस है। वहाँ पे पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे थैंक्सगिविंग का टाइम है, उनकी दिवाली समझो, है ना, सारे लोग मनाने निकलते हैं। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में पोर्टलैंड नाम के एक एयरपोर्ट पे एक बूढ़ा सा 45 साल का छोटा सा, कद में छोटा, कमज़ोर सा आदमी आता है, एक टिकट लेता है और वहाँ से फ़्लाइट पे जाके बैठ जाता है। अब ये आदमी है जो ये बहुत ही सीधा सा दिख रहा है, कोई भी आदमी देखेगा जैसे इतना सीधा है कि अगर आप उसको भारी बैग लेके जाता हुआ देखोगे आप बोल दोगे कि अरे मैं बैग उठा देता हूँ। इतना मासूम सा कमज़ोर दिखने वाला है। उसकी पिक्चर है इंटरनेट पे अवेलेबल? हाँ हाँ हाँ, और वो 1970s की है। तो अब ये जा रहा है, ये जाके बैठा है प्लेन में, ये किसी से बात नहीं कर रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। एयर हॉस्टेस उसके पास से जाती है, पहली बार वो उसको देखता है, सुंदर तो है तो देख रहा है, नॉर्मल आदमी यही सोचेगा। अगली बार जब वो वहाँ से जाती है, वो एक टिश्यू पेपर पे कुछ लिखता है और उस एयर हॉस्टेस को पकड़ा देता है। एयर हॉस्टेस को लगता है कि ये आदमी कुछ मुझे नंबर दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। तो वो स्माइल करती है, टिश्यू लेती है और अपने वहाँ रख लेती है पर्स में, या जो भी उसका वहाँ पे टेबल होगा, जो भी होगा, ट्रे। वो आदमी बोलता है कि मैम एक बार बस वो नोट पढ़ लो। और ये आदमी एक बैग लेके चढ़ा है प्लेन पे। तो वो औरत फिर उसको ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ूंगी तो अजीब लगेगा। वो नोट को खोलती है, नोट पे लिखा होता है आई हैव अ बॉम्ब, मेरे पास बॉम्ब है, उस नोट पे लिखा है। इतना कमज़ोर सा आदमी, वो खड़े होके इसको देख रही है और वो ऐसे टैची ओपन करता है, दिखाता कुछ नहीं है, बस ओपन करता है और बोलता है कम सिट। वो लड़की आके बैठती है, एयर हॉस्टेस, साइड में से देखती है, टिकिंग बॉम्ब, टिक टिक टिक। ये आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ है। वो लड़की डर गई है, ये उसको बोलता है शांत हो जा, जाके बोल आगे। ये जाती है, कैप्टन को बताती है, कैप्टन नीचे इन्फॉर्म करता है यूएस अथॉरिटीज़ को, और वहाँ पे जाके फिर अथॉरिटीज़ को बोला जाता है, इसको पूछा जाता है कि क्या चाहिए तुझे। ये बोलता है मुझे $2 लाख चाहिए, पैराशूट चाहिए, प्लेन को बीच में उतारेंगे, सारे लोगों को इवैक्यूएट करेंगे और दोबारा उड़ाएंगे मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ पे। अच्छा। तो प्लेन रीफ्यूल होगा, पैसे आएंगे, पैराशूट आएंगे, आपके लोग फ्री हो जाएंगे और पूरा जो क्रू है प्लेन का वो मेरे साथ दोबारा उड़ेगा जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे। अब इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि कोई भी हाईजैकिंग के टाइम पे प्लेन में भगदड़ मच जाती है। यहाँ पे लोग अपनी वाइन मंगा रहे हैं, अपना खाना मंगा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं पीछे क्या चल रहा है, कोई पैनिक नहीं। ये आदमी किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा है, अपना बैठा हुआ है। प्लेन जाता है, सडनली नीचे उतर जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। और यूएस वाले भी मान रहे हैं बात को, वो कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं प्लान कर रहे अभी के लिए, कुछ नहीं कर रहे अभी के लिए। तो वो लोगों को बचाना है, उनका टारगेट तो ये है कि ये जो प्लेन पे लोग हैं उनको बचाओ। तो अब ये नीचे उतरा है प्लेन, लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो लोगों को इवैक्यूएट किया, एक एक करके सबको उतारा। पैसे अरेंज किए गवर्नमेंट के, जो भी अथॉरिटीज़ थे, पैसे लिए
और इस आदमी ने 3 पैराशूट मांगे। ये चढ़ा अकेला है। 3 पैराशूट इसलिए कि ऐसा बोला जाता है अगर आप एक ही पैराशूट मांगोगे तो ऐसे हो सकता है वो डैमेज पैराशूट दें, तो आप वहाँ से गिर जाओगे, आपका पैराशूट ठीक से खुलेगा नहीं, आपकी मौत होगी, वो आपको पकड़ लेंगे। तो वो 3 मांगता है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि मैं किसी और को भी लेके कूदूंगा, तुम्हारे सिविलियन आदमी को, तुम्हारे किसी एयर हॉस्टेस को, कोई कैप्टन को। अब ये हो गया, उन्होंने 3 पैराशूट दे दिए। अब तीनों सही हैं क्योंकि वो कोई सिविलियन को तो मरने नहीं देंगे। पैराशूट सही हैं, पैसे आ गए हैं, प्लेन रिफ्यूल हो गया, तो अब लंबा जाएगा। प्लेन उड़ता है और ये आम आदमी, ये नॉर्मल दिखने वाला आदमी बहुत स्पेसिफिकली बताता है इस एल्टीट्यूड पे उड़ेगा प्लेन, इस स्पीड पे उड़ेगा, ये रूट लेगा, ये जंगल के ऊपर से जाएगा, जो एक नॉर्मल आदमी को इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अपन प्लेन में चढ़ते हैं, अपने को तो ये भी नहीं पता प्लेन कौन सा है, अपने को तो बस ये इंडिगो है ना। उसको डिटेल से पता है क्या क्या हो रहा है, उसको पता है रूट क्या है, उसको पता है उसको कहाँ से जाना है। तगड़ी प्लानिंग है। हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो ये अब चल गया, प्लेन दोबारा उड़ गया। अब ये एक अजीब चीज़ करता है, ये सबको बोलता है कि भाई तुम लोग आगे कॉकपिट में जाओ। जो एयर हॉस्टेस थे, जो उनके सफाई वाले जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, और जो कैप्टन वैप्टन तो आगे ही थे, इन्होंने बोला सबको आगे जाओ। और ये बैठ के तभी इसके एक हाथ में विस्की था, एक हाथ में सिगरेट था। सिगार था या सिगरेट था, वो पूरा ही स्टाइल चल रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है। हाँ, फुल एंजॉय। तो अब ये गए, ये सारे आगे चले गए, वो कॉकपिट लॉक हो गया। ये पीछे पीते पीते पीछे से वहाँ पे कॉकपिट पे एक लाइट ब्लिंक हुआ कि पीछे का दरवाज़ा खुल गया है। अच्छा, ये इसने बोला था इस हाइट के ऊपर मत जाना, ये फॉरेस्ट से होके जाएंगे। वापस से मैं लोकेशंस के नाम नहीं लूँगा क्योंकि विक्टिम्स भी इन्वॉल्व हैं जो पायलट्स थे, पर एक गूगल सर्च पे आपको सब मिल जाएगा। तो ये वहाँ से जैसे ही जंगल के ऊपर से गए, पीछे का दरवाज़ा खुलने का लाइट ब्लिंक हुआ। अचानक से प्लेन का प्रेशर चेंज हुआ, इनको समझा कुछ हो रहा है, तो इन्होंने वहाँ पे जो लड़के थे जो प्लेन चला नहीं रहे थे उनको बोला जाके देखो। उन्होंने जाके देखा, डीबी कूपर नहीं है, प्लेन पे ही नहीं है, कूद गया। उसने जो ग्लास में विस्की पिया था, जो एश ट्रे था उसका सिगार के साथ, वो दोनों गया क्योंकि उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो वो भी ले गया। वो पैसे का बैग गायब, वो पैराशूट्स गायब। ये नीचे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं हमारा ये लोकेशन है, वो यहाँ से जंप किया है, अब भी जाके पकड़ो। दिक्कत ये है पुलिस नीचे से वहाँ पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि तूफान चल रहा है, वहाँ इतनी तेज़ बारिश थी कि प्लेन हिल रहा था, और वो आदमी इतनी तेज़ बारिश और तूफान में पैराशूट लेके कूदा। तो अब नॉर्मल लॉजिक आपको यही बोलता है कि ये तो मर गया, पर इसकी बॉडी भी कहीं नहीं मिली। यूएस गवर्नमेंट ने सीबीआई के साथ मिलके एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया जिसका नाम था नॉरजैक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग, जो डीबी कूपर ने की थी। ये ऑपरेशन चालू हुआ, यहाँ पे उन्होंने एक ऑपरेशन बनाया कि अब इसको पकड़ना ही है। ये कितनी इंसल्टिंग बात है कि 1970 में आप $2 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1,90,00,000 रुपए लेके भाग गए हो, है ना। और उन्होंने चालू किया, पूरे जंगल छान लिए, आगे की नदियाँ छान ली, हवा में देख लिया, कहीं वो पैराशूट्स ही नहीं है, कहीं कोई ड्रॉप का साइन ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पैराशूट जब जंगल में गिरेगा तो पेड़ कटेंगे, पेड़ टूटेंगे, है ना। और पैराशूट लेके आप, ऐसा तो नहीं प्लेन है आप उड़ जाओगे, कोई पेड़ में निशान नहीं, ये नीचे कहीं मिला नहीं, इसके कोई साइंस ही नहीं। फिर बाद में इन्होंने चालू किया ढूंढना कि ये डीबी कूपर था कौन, पता करो, आईडी होगी वहाँ दी होगी, चेक इन के टाइम पे कुछ होगा। वहाँ से पता चला कि आदमी का नाम ही डैन कूपर था। पूरा देश, नेशनल हेडलाइंस बन रही है डीबी कूपर के बारे में, लोग डीबी कूपर को ढूंढ रहे हैं, और वो आदमी ने अपना नाम डैन कूपर लिखा था, एक जगह टाइपो हो गया था। उस चक्कर में इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन धरा का धरा रह गया कि अब तो हमने आदमी गलत ढूंढा, हमने गलत ही इन्वेस्टिगेशन कर दिया, तो ये ज़ीरो से दोबारा से चालू करते हैं। पर अब तक एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो पब्लिक थी ना, पब्लिक आउटरीच करने की जगह पे इसके सपोर्ट में आ गई कि भाई क्या आदमी है ये, कि इसने, जो गवर्नमेंट हमारे पैसे लूटती है, उस गवर्नमेंट के इसने पैसे लूटे, साथ में जो आम लोग थे उसको खरोच भी नहीं आने दी, कूद गया। अब कहीं होगा अपने परिवार के साथ चैन से जी रहा, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही थी ये मर गया मर गया, मर गया तो लाश किधर है, मर गया तो बैग किधर है। और इन्होंने पूरे नोट के एक एक सीरियल नंबर चेक करके दिए थे
कि ये कहीं भी देश में सर्कुलेट होंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब वो आदमी कितना स्मार्ट होगा कि उस आदमी ने वो नोट्स उस देश में इस्तेमाल ही नहीं किए, उसने कहीं तो कुछ ट्रांजैक्शन किया कि वो निकल गया। ये ऐसा हो सकता है कि वो वाकई मर गया और तूफान उसकी बॉडी को ले गया होगा, कोई नहीं जानता। ये केस पर मिल जाता अगर मर गया होता तो। एग्जैक्टली ये केस अनसॉल्व्ड है और इतना फैसिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि वो आदमी दिख रहा था बहुत आम इंसान, बहुत ही कमज़ोर सा इंसान, पर उसने इतना प्रोफेशनली ये केस को हैंडल किया था, इतना प्रोफेशनली हाईजैक किया था कि ऑलमोस्ट ऐसा सा लग रहा था कि या तो ये कोई एक्स मिलिट्री का आदमी होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान 10,000 फीट की हाइट से लाइफ में पहली बार, जब उसको पता है गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है, कूद ही नहीं सकता। आपको दिल का दौरा हवा में ही आ जाएगा। वो कूदा भी तो या तो वो मिलिट्री का आदमी होगा या तो कोई पायलट होगा जिसको पता है प्लेन्स काम कैसे करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हो सकता है कि उसको प्रिसाइसली पता था ये लोग कैसे ढूंढेंगे, क्या तरीके होंगे, क्या होंगे, और आज तक इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। पर यूएस में एक बहुत फ़नी चीज़ हो रही है, हर 10 साल में कोई एक नया बूढ़ा आदमी बोलता है मैं डीबी कूपर था, मैं कूदा था अपने डेथ बेड पे। तो आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे 15-20 बूढ़े लोगों ने डेथ बेड बोला हुआ कि हम थे। हाँ मैं डीबी कूपर था। बाद में पुलिस, अब क्या करे पुलिस जाके ढूंढती है, कुछ प्रूफ नहीं निकलता। 1970 में वो लोग पोर्टलैंड में थे ही नहीं, तो बस मरते हुए हवा करने के लिए थोड़ा बोल देते हैं ये लोग। क्रेजी भाई, बट ये बहुत क्रेजी क्राइम करा डी बड़ा दिमाग लगाया जब गिलास विलास सब लेके उड़ गया। हाँ भाई तूफान के बीच में, और तगड़ी चीज है भाई। अच्छा इस देश में वो पैसे यूज भी नहीं कर रहा, कहीं बाहर ही कर रहा है, पकड़ा ना जाए, इतना दिमाग है, ट्रेस कर लेंगे गवर्नमेंट, मारना पड़ेगा। और वो भी बाहर भी, मतलब देश का करेंसी होगा ना, तो वो करेंसी कहाँ चल रहा होगा किसको पता, कैसे कर रहा होगा किसको पता, पर कुछ तो किया है। क्रेजी तगड़ा घाटा गवर्नमेंट का। इसीलिए लोग उसको हीरो मानते हैं। हो सकता है उड़ते उड़ते वाइन भी पी रहा हो, पैराशूट से कूद रहा और वाइन भी चल गई, इसलिए लेके गया हो गिलास, इसलिए नहीं कि मेरे फिंगरप्रिंट रह जाए। हाँ कि सेलिब्रेट तो कर। एक्रोबेटिक क्राइम है ये। इंडिया में कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं करेगा एक्रोबेटिक। इंडिया में रिश्वत दे दी, स्कैम कर लिया स्टॉक मार्केट का, कोई कुछ कर लिया, ये सब बाहर ही होता है, चोरी चकारी। जैसे बाहर की जो सीरीज भी बनती है, जैसे बर्लिन है या मनी हाइस्ट है, तो वो थोड़ी एक्रोबेटिक आर्टिस्टिक चोरी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की चोरी कर ली। यहाँ पे तो धूम 2 ही बनी थी बस, वो भी बाहर का दिखा दिया, ऋतिक रोशन बाहर का चोर है, अब इंडिया में चोरी करने आ रहा है। इंडिया के लोग यही कर सकते हैं भाई, ऑटो चला के यहाँ सप्लाई कर दिया, ये स्कैम कर दिया। और बर्लिन में जैसे दिखाया भाई चोरी करिए, तो उस चीज का दिखाया भी हो कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो यही ना दिखाए इंपॉर्टेंट है, चोरी हो गई हो गई। उनके लिए पेंटिंग्स की भी तो वर्थ है ना भाई, इंडिया में क्या वर्थ है किसी चीज की? पेंटिंग ये तो है, ये हटा इंडिया में हार्ड डिस्क की वर्थ बना देंगे, वीडियो है जी इसमें तेरी। अरे इसे तो उसमें ले लो, कंप्यूटर में भेज देते, नया प्रिंट लगा लेना इसका। यहाँ पे ये स्कैम है भाई, यहाँ पे ये कर देंगे, फेक पेपर छाप दिए उसके, नीट का पेपर लीक कर दिया। साले एक्रोबेटिक आर्टिस्टिक चोरी नहीं कर रहे कोई, पकड़े जाएंगे पता है ना, वो अगर अटेम्प्ट भी क्रिमिनल भी एस्थेटिक है वहाँ के यार। जैसे अबे भाई फिटनेस देख रहा है बंदा भाई, स्काई डाइव कर रहा है भाई पैराशूट लेके। सही में अच्छा दिमाग लगा रहा, 3 पैराशूट दो, तुम में से कोई एक साथ में कूदेगा। ये कितनी तगड़ी दिमाग लगाया बंदे ने। बताओ, यहाँ किसी से कह दो स्काई डाइव कर रहे या तो पैराशूट के पीछे भाग के किसी और को साथ लगा लेंगे जो साथ भागता है ना पैरा से। बंजी जंपिंग तो सही से नहीं हो पाती, स्काई डाइविंग की क्या ऐसी पैराग्लाइडिंग में तो वो कूदते हैं, पहुंचते हैं किसी छत की टंकी पे। एक वो देखी वीडियो, वो कूद रहे पैराग्लाइडिंग कर रहे, उसकी चप्पल ही रह गई नीचे। यहाँ कोई चोरी करे, उसकी चप्पल रह गई उसका। भाई इनसे कॉमेडी करवा लो, पैराग्लाइडिंग करेंगे, बोलेंगे अरे मैं तो पोचिंग किया गया हूँ जी, पोचिंग किया गया हूँ जी। ये क्राइमर दिमाग तो क्या लगाएंगे करने में। ये दिमाग लगाते हैं पर लो एफर्ट दिमाग लगाते हैं, जिसमें पैसे वैसे दे के स्कैम हो जाए अपना, वो ठीक है। एक्रोबैट्स नहीं करते कि एक्शन वैक्शन करना पड़ रहा है। फ्लोर पे तो एक्रोबैट्स हो नहीं रही, हवा में करेंगे। कुछ करना पड़ेगा इंडियंस को भाई, कुछ करना भाई कोई तगड़ा क्राइम करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा फील्ड में। सही में भाई, एक हाइस्ट प्लान करते हैं अपन चारों।
भाई आपको बहुत नॉलेज है, आपको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें फिर ना। आपने रिसर्च कर रखी है बचना कैसे है, कैसे कितने क्राइम स्टोरी आपने पढ़ी हुई हैं, सारा कुछ पता होगा आपको। मैं पूरी तैयारी में हूँ। आप तीनों बोलो उस दिन लूट लेंगे। आप हमारे प्रोफेसर हो, कोहिनूर चल के लाते हैं। इंडियन मनी हाइस्ट के प्रोफेसर हो आप, बचा बचा के। चलो भाई इसी बढ़िया कॉमेडी नोट पे ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, बट मज़ा आ गया ब्रो। और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि भाई का चैनल जो है क्राइम फाइल्स, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पॉटिफाई अगर आप यूज़ करते हैं तो स्पॉटिफाई पे बहुत ही अच्छा वेल रेटेड शो है इनका क्राइम फाइल्स, आप जाके उसे फॉलो कर लीजिए। इनका इंस्टाग्राम भी हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे, आपको नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। सभी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए हमारे भाई को प्यार दें। और अभी हम इनके साथ एक हॉरर पॉडकास्ट भी शूट करेंगे, वो पहले आएगा या ये पहले गया है, तो जो भी पहले आया दूसरे वाले का वेट करो। और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।